नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12th का थर्ड चैप्टर अमेरिकी वर्चस्व का भाग 2 पूरा करेंगे। इससे पहले हमने अमेरिकी वर्चस्व के चैप्टर का भाग 1 पूरा कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके आप पुरानी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो इस चैप्टर के बारे में और भी अधिक। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। यदि आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से आपके किसी मित्र का किसी दोस्त का लाभ हो सकता है तो प्लीज़ उसे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम दूसरे भाग की, जिसका पहला क्वेश्चन है अमेरिका का जो वर्चस्व सैनिक शक्ति के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो वर्चस्व था उस वर्चस्व के अंदर उसकी सेना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं अमेरिका की छोड़िए, आप पूरे विश्व के अंदर यदि किसी भी देश से कोई देश डरता है या फिर मैं कहूं किसी से घबराता है तो या किसी का वर्चस्व स्थापित होता है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है उस देश की सेना का होता है। तो ऐसी ही भूमिका अमेरिका की सेना ने अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करने में निभाई। तो हम चलते हैं, समझते हैं कि अमेरिका संपूर्ण विश्व में अपना जो वर्चस्व स्थापित करता है उसका एक सबसे बड़ा कारण बेटा उसकी सेना शक्ति है। इसकी शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए जो आतंकवादी था जिसका नाम ओसामा बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद के अंदर घुस करके मारा था और एबटाबाद के अंदर घुस करके मार करके उसकी सेना बिना किसी अपने आप को हानि पहुंचाए, क्षति पहुंचाए वापस लौट करके आ गई। तो इस चीज से अंदाजा लगता है कि अमेरिका की जो सेना कितनी मजबूत है। तो वही अमेरिका वर्चस्व की रीढ़ कही जाती है। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो पहला जो है वह है अचूक और घातक वार। तो अमेरिकी सैनिकों के बारे में, अमेरिकी सेना के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की सेना जो है इतनी मजबूत है कि अमेरिका की सेना अपने क्षमता के बल पर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी निशाना साध सकती है और एकदम सही समय पर अचूक और घातक वार करने के लिए जानी जाती है। वह अपने दुश्मन देश के अंदर घुस करके उसे पंगु, उसे नुकसान, उसे हानि पहुंचाने की क्षमता अपने पास रखती है। जिसका उदाहरण मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान का एबटाबाद है। पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर अमेरिका की सेना 9/11 के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गई थी और ओसामा बिन लादेन को मार करके बिना पाकिस्तान को खबर हुए वह उसे मार करके उठा करके लेकर के उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। तो ये किस चीज का पता चलता है कि अमेरिका की जो सेना है वो अचूक और घातक वार करने के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, रक्षा बजट। तो रक्षा बजट जो है अमेरिका के वर्चस्व स्थापित होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका का जो रक्षा बजट है, अमेरिका के रक्षा बजट को देख करके स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ने अपने से नीचे के जो 12 ताकतवर देश हैं, जो अमेरिका से नीचे के 12 ताकतवर देश हैं, वो कुल मिलाकर के अपनी सेना पर इतना खर्चा नहीं करते हैं, इतना अकेला अमेरिका अपनी सेना पर खर्चा करता है। एक बार फिर बताता हूं कि अमेरिका से नीचे की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं 12 जो अमेरिका के बाद शक्तिशाली हैं, वो कुल मिलाकर के इतने देश अपना खर्चा नहीं करते सेना पर जितना अकेला अमेरिका खर्च करता है। यदि पैसा ज़्यादा खर्च करेगा तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी, ज़्यादा उसको पावर मिलेगी, इसीलिए उसकी सेना ज़्यादा पावरफुल होती है। देखिए, अमेरिका का जो रक्षा बजट है एनसीईआरटी के अनुसार वो 455.9 अरब है, जबकि 12 देशों का जो खर्चा बजट है या फिर कहीं खर्चा रक्षा बजट है वो है 449.4 अरब डॉलर। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 देशों का जो पैसा है वो 12 देशों की सेनाओं पर खर्च होता है और वो है 449.4% या 4 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका अकेला 455.9 अरब डॉलर अमेरिका अपनी रक्षा पे या अपनी सेना पर खर्च करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं युद्ध तकनीक। युद्ध तकनीक जो है अमेरिका की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है जिसका नाम पेंटागन है, पेंटागन अपने रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा जो खर्चा खर्चा करता है अपने रक्षा बजट का, वो अनुसंधान और विकास के मामलों पर खर्च करता है। यानी नई नई बंदूकें बनाना, नई नई मिसाइलें बनाना, नई नई तोप बनाना,
तो इसके ऊपर अमेरिका जो है अपना बहुत बड़ा रक्षा बजट खर्च करता है, प्रौद्योगिकी पे बहुत बड़ा खर्चा करता है। इसके कारण उसके पास हर दिन एक नया जो है फाइटर प्लेन, मिसाइलें, एंटी मिसाइलें, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अपनी युद्ध की तकनीकों में लगातार जो है इजाफा करता रहता है, क्योंकि उसका जो मुख्यालय है रक्षा का, पेंटागन, वो बहुत ज़्यादा जो बजट है वो अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी पे खर्च करता है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी देश के लिए इस स्थिति का, जो अमेरिका अभी जिस स्थिति में है, उसका बराबरी करना असंभव है। बहुत आगे है अमेरिका युद्ध तकनीक के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सूचना और गुप्तचर विभाग। अमेरिका का जो सूचना और गुप्तचर विभाग है वो इतना महत्वपूर्ण है, जिसने अमेरिका को एक बहुत ही ज़्यादा, विशेषकर उसकी सेना को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जैसे मैं बात करूं, पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर यदि उसकी सेना किसी आतंकवादी को कुशल वापस मार करके आ जाती है, तो उसके पीछे उसका गुप्तचर विभाग भी है, क्योंकि गुप्तचर विभाग ही सारी सूचनाएं जो है सेना तक पहुंचाता है, और सेना उसके ऊपर फिर अपने कार्यों को, अपने जो है प्लान को अंजाम देती है। तो अमेरिका अपनी सेना को किसी भी देश पर हमला करने से पूर्व सभी संभव जानकारियां उस क्षेत्र की अपनी सेना को उपलब्ध करा देता है। इसमें अमेरिका का गुप्तचर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आईएसआई यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, आईएसआई की जो गुप्तचर विभाग है, ये अमेरिका की बहुत चर्चित खुफिया एजेंसी है। यानी ये लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे बीच में होंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि वो CIA के लिए काम कर रहे हैं। इसके बारे में बात करें हम, अमेरिका का जो सैन्य नेतृत्व है, अमेरिका का सैन्य नेतृत्व बहुत गजब का है। अमेरिका के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसका सैन्य नेतृत्व भी है बेटा। अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण विभागों में संपूर्ण मदद मिलती है अमेरिका के सैन्य नेतृत्व की। मतलब कोई भी अगर फैसला लेना है, कोई भी किसी देश के ऊपर हमला करना है, किसी भी देश के खिलाफ क्या अपनी युद्ध की रणनीति रखनी है, तो पूरा का पूरा जो नेतृत्व है अमेरिका की सेना का समर्थन करता है। और उसके कारण जो है अमेरिका की जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, और वो हर एक मिशन को अपनी पूरी जान के साथ, अपने पूरे शक्ति के साथ लड़ते हैं और जीत करके उसको अमेरिका के अंदर जोड़ देते हैं, अमेरिका के इतिहास के अंदर उसको जोड़ दिया जाता है। ये था आपका अमेरिका का वर्चस्व सैनिक शक्ति के आधार पर। अब हम बात करते हैं अमेरिका का जो वर्चस्व बच्चों, वो ढांचागत आधार पर बात करते हैं। ढांचा यानी जिसके अंदर संस्कृति भी, जिसके अंदर पूरा आर्थिक व्यवस्था भी आ जाती है, जिसके अंदर उसका पूरा बनावट आ जाती है, उसको हम देख लेते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में आता है। तो हम बात करते हैं कि किसी भी देश का जो मजबूत होना उसकी आर्थिक ढांचागत मॉडल का मजबूत होने पर ही टिका हुआ होता है। अमेरिका ने अब इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके अपने वर्चस्व का परिचय संपूर्ण विश्व को दिया है। अमेरिका का जो ढांचा है वो इतना मजबूत है, जिसके कारण पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। इसके निम्नलिखित बिंदुओं से आसानी से समझा जा सकता है। पहला हम बात करते हैं सार्वजनिक वस्तुओं को जुटाने में अमेरिका की भूमिका। सार्वजनिक वस्तुएं मतलब बेटा जैसे समुद्र हो गए, सार्वजनिक मतलब जो सभी की है, जैसे हवा हो गई, या अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा हो गई। इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको प्राप्त करने में अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले इसके रखरखाव की जो जिम्मेदारियां हुआ करती थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है आर्थिक रूप से मजबूत जर्मनी या इटली, ब्रिटेन के पास में हुआ करती थी। लेकिन अब जब वो आर्थिक रूप से तबाह हो गए तो इन सब की जिम्मेदारी, इन सब का रखरखाव, इन सब की जानकारी जुटाना जो है अमेरिका का इसका वो हो गया है जिम्मेदारी इसकी। इसके कारण वो इन सभी चीज़ों को आसानी से अपने हित में प्रयोग कर लेती है। देखिए अब इससे समझिए, ऐसी वस्तुएं जिन पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, जैसे समुद्री क्षेत्र, वायुमंडल आदि। तो यह है SLOC यानी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी समुद्र के अंदर हम जब बात करने के लिए जो हमें सीमाओं की जरूरत होती है, उसके ऊपर रखरखाव का, उसको देखने का जो खर्चा है, उसको देखने का जो पूरा जिम्मा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने कंधों पर ले लिया है। अगर कोई देश का पानी का जहाज अगर गुजर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र की सीमाओं में, तो हो सकता है संभवतः उसे अमेरिका के जो है
सैनिक जहाज़ों से सामना उसका हो जाए, क्योंकि अक्सर वह अंतर्राष्ट्रीय जो पानी की सीमा है उनकी रक्षा करते हैं। तो आयात निर्यात के लिए इन्हें सुरक्षित रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभिन्न महाशक्तियां आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से तबाह हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारियां अब अमेरिका ने उठा ली है। यानी इन क्षेत्रों पर, इन चीज़ों पर अमेरिका का कब्जा हो गया और इनका प्रयोग करके अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा रखता है, दबदबा कायम करता है। अब हम बात करें अगले टॉपिक की, तो है विश्व व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी। तो विश्व के कुल आयात व निर्यात में अमेरिका, अगर यूरोपीय संघ का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व के अंदर इन्हीं का जो व्यापार है वो 15.5% हो जाता है। स्वयं भारत के साथ अमेरिका का जो निर्यात है बेटा वो 44.3 अरब जो है डॉलर में है। भारत के साथ प्रतिवर्ष इसका व्यापार होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यानी हम किसी को माल यदि बेचते हैं तो सबसे ज्यादा हम अमेरिका को अपना माल बेचते हैं। तो ये अमेरिका की जो हिस्सेदारी है विश्व व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत सारे देश अमेरिका के ऊपर टिके हुए होते हैं, जो कि अमेरिकी वर्चस्व का एक और कारण बनता है, जो उसके ढांचागत रूप में या ढांचागत रूप के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के बारे में। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर व्यापार को, वस्तु के विनिमय को और लेन देन को आसान बना दिया है। या फिर कहें, पहले जो विश्व के अंदर हम किसी देश के साथ व्यापार करते थे उसके अंदर हमें ठगी का, धोखाधड़ी का जो खतरा बना रहता था, उन खतरों को कम करने में IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसी संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन सभी संस्थाओं के ऊपर अमेरिका का एक बहुत बड़ा आधिपत्य है। अमेरिका इन संस्थाओं में बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक सहायता देता है। इस आर्थिक सहायता के कारण कहीं ना कहीं ये जो संस्थाएं हैं वो अमेरिकी प्रभाव के अंदर आकर के अमेरिका के हित में, अमेरिका के फेवर में फैसले सुनाती हैं। तो एक तरीके से अमेरिका इनके ऊपर भी अपना जो है छाप छोड़े हुए है, अपना अधिकार जमाए हुए है, जिसका प्रयोग करके अमेरिका पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो हम पढ़ते हैं एक बार इसको। सबसे पहले अमेरिका की मुद्रा डॉलर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर बन गई है। यानी पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करना है तो हमें डॉलर में ही करना पड़ेगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वस्तु का लेन देन अब डॉलर द्वारा किया जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अमेरिका के वर्चस्व का, यानी उसकी मुद्रा का लोहा पूरी दुनिया ने माना हुआ है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में 40 देशों द्वारा हैम्पशायर राज्य के स्थान ब्रेटन वुड में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य 40 राष्ट्रों के बीच में आर्थिक मदद। इसमें अमेरिका की वर्तमान हिस्सेदारी सबसे अधिक है। देखिए, जो IMF है जिसकी स्थापना 1944 में 40 सदस्यों के द्वारा हैम्पशायर एक स्थान है वहां हुई, और उसके अंदर सबसे अधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक, और विश्व बैंक जो है उसके अंदर विश्व बैंक में की स्थापना 1944 में हुई और 43 देश थे इसमें। इसकी भी स्थापना हैम्पशायर राज्य में ही हुई ब्रेटन वुड सम्मेलन के बारे में और सम्मेलन के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक रूप से तबाह हुए जो देश थे उनकी मदद करने के लिए ये बनाया गया था, और इसके अंदर भी अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। ऐसे WTO 1947 में बना, इसका पुराना नाम जो था GATT था, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड ऑन टैरिफ या ट्रेड एंड टैरिफ कुछ भी कह लीजिए, जो 1995 में बदल गया किसमें, WTO में, यानी विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना गया 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। इन तीनों में अमेरिकी संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। ऐसी संस्थाएं जो हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए, सामाजिक विकास के लिए, किसी भी प्रकार से जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए किया जाता है, किसी न किसी रूप में अमेरिका उनके अंदर प्रभावी भूमिका निभाता है और उनका प्रयोग करके अमेरिका ढांचागत शक्ति को अपनी मजबूत करता है और उसके आधार पर पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट तकनीक यह अमेरिका की देन है। 1950 में अमेरिका में ही सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था और इसका प्रयोग किया गया था सेना के लिए, यानी वह पहले इसका प्रयोग करके सेना को अपनी
जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थे वो पहुंचाया करता था एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, एक दूसरे स्थान तक। तो 1990 में बहुत सारे व्यापारिक कार्य इंटरनेट के द्वारा से किए जाने लगे। तो इंटरनेट में जो खुद के सैटेलाइट्स होते हैं अमेरिका बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देखिए गूगल है वगैरह जो है, खुद के सैटेलाइट सिस्टम सब अमेरिका के ही हैं। तो इससे बहुत लाभ होता है अमेरिका को, और इससे कई बार आरोप भी लगाया जाता है कि अमेरिका इन चीज़ों का प्रयोग अपने हित के अंदर करता है, दूसरे देशों की सुरक्षा में झांकता है इनके माध्यम से। तो यही है। अब बात करते हैं अमेरिका का जो वर्चस्व है सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर। बताना है आपको कि कैसे सांस्कृतिक आधार पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो वर्चस्व है बेटा, अमेरिका का जो विकास है उसकी संस्कृति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति वर्चस्व के संदर्भ में हम उसका उदारवाद, लोकतंत्र और आर्थिक आजादी का जिक्र कर सकते हैं। ये उसकी विचारधारा है। आप देखिए उसकी संस्कृति है उदारवाद, लोकतंत्र उसकी संस्कृति है, आर्थिक आजादी उसकी संस्कृति है। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उदारवाद, लोकतंत्र और आर्थिक आजादी को जो उसने अपनाया था, उसने शुरू किया था, आज पूरी दुनिया अपनाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका का जो उदारवाद, लोकतंत्र और आर्थिक आजादी है उसकी सांस्कृतिक वर्चस्व को दर्शाता है, क्योंकि ये वे मूल्य हैं जिन्हें अमेरिका की जनता बहुत पसंद करती है और पूरी दुनिया अब इन्हें पसंद करने लगी है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अमेरिका सांस्कृतिक आधारों पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हम पॉइंटों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे अमेरिका सांस्कृतिक आधार पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन की वजह से समाजवादी विचारधारा का ह्रास हुआ। देखिए अब हर देश उदारवादी राजनीतिक व सामाजिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया करता है। उदारवाद स्वतंत्रता के एक वातावरण को बनाए रखने का नाम है। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन ने भी एक बात स्पष्ट कर दी पूरी दुनिया के अंदर के सबसे अच्छी जो सांस्कृतिक विचारधारा है वो है पूंजीवाद की है। अगर सोवियत संघ की व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो उसका विघटन नहीं होता। खान पान के आधार पर अमेरिका का वर्चस्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमने खान पान में, हमारा देश खुद देखिए कल्चर हमारा बदल गया है। हम पेप्सी मतलब हमारा जो है कल्चर पेप्सी की बात करता है, जिसमें हम फास्ट फूड, जैसे आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जो है उनकी ज़िंदगी बहुत भागदौड़ भरी हुई है। व्यक्ति हर समय कोई ना कोई काम करते रहना चाहता है, इसके लिए उनके पास समय कम होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, जल्दी खाना बनने वाला जो होता है उसको वो अपनाते हैं, और इसको हम कहते हैं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड का जो कल्चर है पूरा वो अमेरिका से आया है। इसके बाद हम देखें शॉपिंग मॉल्स, ये भी सब अमेरिका के कल्चर में हुआ करते थे, अब हम हर देश इसको अपनाता है। मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, KFC, ये सब अमेरिका का कल्चर का उदाहरण है और पूरी दुनिया इनसे प्रभावित है, स्वयं भारत भी। इसके बाद पहनावे के कल्चर को देखते हैं। पूरे विश्व में जींस का पहनावा युवक युवतियों की पहली पसंद बन गया है। यह पहनावा उन पर थोपी नहीं गई है, बल्कि लोग इन्हें अपनी मर्जी से जो है पहनते हैं, और इसे स्वतंत्रता का इसको स्वतंत्रता के साथ जोड़ लिया है लोगों ने, अपनी आज़ादी के साथ जोड़ लिया है, जिसके कारण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बनकर के उभरा है। और इसके कारण भी अमेरिका वर्चस्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, चौथा पॉइंट वो है D, वो ऐड करना है आपको। क्या, एक बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, अमेरिका का सारा व्यापार उसी भाषा में होता है। तो अक्सर भारत या ऐसे देश जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं वो इनके साथ व्यापार करने के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का गला घोटने तक के लिए जिम्मेदार हैं, और वो अपनी भाषाओं को पढ़ते नहीं हैं, और बल्कि उनसे कोई कहता नहीं है कि आप अपनी भाषा को यूज मत कीजिए, फिर भी वह अपनी मर्जी से अंग्रेजी भाषा का कल्चर, आज हमारे देश के अंदर हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसका एकमात्र कारण है अमेरिकी कल्चर का वर्चस्व। वो वर्चस्व भी देखा जा सकता है कि हम खुद अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म करते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। देखिए अमेरिकी वर्चस्व पर रोक लगाने के लिए मतलब रोक लगाने वाले कारक, अब यहां पर हमें बात करनी है अमेरिका के वर्चस्व पर रोक लगाने वाले कारक। ये जो कारक है बेटा, ये कारक अमेरिका के अंदर से ही पैदा हो रहे हैं, याद रखना है, ये कोई बाहर से कारक नहीं लग रहे हैं। अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसका जो एकमात्र कारण है वो अमेरिका के अंदर ही है। जैसे पहले बात करते हैं अमेरिकी शासन प्रणाली। अमेरिका में शासन प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि अमेरिका की कार्यपालिका राष्ट्रपति किसी राष्ट्र पर हमले की इच्छा रखता है, यानी कार्यपालिका राष्ट्रपति है वहां का, और वो किसी राष्ट्र पर हमला करने की इच्छा रखता है, तो उस देश में जो
तो उस देश में विधायक सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है विधेयक। तो तो देश में विधेयक को पास करने में महत्वपूर्ण जो है काम, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कसमकस करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें होती हैं किसी देश पर हमला करने के लिए विधेयक पास कराने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उसकी विधानमंडल है और न्यायपालिका है इस बात की परमिशन नहीं देती है अमेरिका को। तो इसका उदाहरण है इराक में सेना की स्थिति को लेकर संसद और राष्ट्रपति के बीच में मतभेद। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहता था कि इराक के अंदर अमेरिकी सेना स्थिति स्थापित रहे, परंतु जो न्यायपालिका है और बात करें संसद की, विशेष रूप से संसद ने यह फैसला दिया कि अमेरिका अपने सैनिकों को इराक से वापस बुलाएगा। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर जो प्रतिबंध लगाती है उसके ऊपर, तो वो उसकी खुद की शासन प्रणाली है। और देखते हैं उसके बाद है अमेरिकी वर्चस्व पर प्रतिबंध लगाने वाला जनसंचार के माध्यम। अमेरिका में जनसंचार के जो साधन है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहां पर जनता जो देखना चाहती है वो देखती है और उसके ऊपर किसी प्रकार का जो है दबदबा नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि अमेरिका के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी अमेरिका के सैनिकों के साथ हो रहा है, अमेरिका के लोगों के साथ में हो रहा है, तो उसका जो है सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से, संचार माध्यमों से लोगों के समक्ष होता है और इसके खिलाफ जो है फिर अमेरिकी आक्रोश पैदा होता है अमेरिका के लोगों का, और वो एक दबाव समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं और उस दबाव समूह के रूप में जो है विशेष भूमिका निभाते हैं और अमेरिका के वर्चस्व पर, अमेरिका की नीतियों पर, अमेरिका के कानूनों पर वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अमेरिका अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता है। अमेरिका को अपने ही लोगों के बातों को, अपने ही लोगों की जो है प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं अमेरिका के वर्चस्व पर, जो है संचार के साधन के कारण स्थापित होता है। बात करते हैं नाटो सदस्यों की। अब नाटो सदस्य भी अमेरिका के वर्चस्व के ऊपर जो है कहते हैं ना आधिपत्य रोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका अगर अपनी मर्जी से नाटो सदस्यों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया के जो नाटो सदस्य हैं वह उसकी विचारधारा को छोड़ देंगे या नाटो से दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका की जो विचारधारा है वो खराब है, इसीलिए उसके देश अलग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो विचारधारा है अब उतनी प्रभावी नहीं रही है। तो इससे बचने के लिए अमेरिका अपने नाटो सदस्यों के ऊपर कोई विशेष बल नहीं डालता है और ना ही उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता है और ना ही किसी प्रकार का उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित करता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका इन नाटो सदस्यों के अनुरूप ही कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये भी अमेरिका के वर्चस्व पर टक्कर लगाती है। तो आशा करता हूं मैं आपको ये तीनों ही पॉइंट समझा पाया होगा। बाकी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप कीजिए, बताइए मुझे क्या समस्या आ रही है या मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मुझे क्या बदलाव करना चाहिए, वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका विशेष ध्यान रखूंगा। आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक। अमेरिकी वर्चस्व के दौरान अमेरिका के भारत के साथ संबंध कैसे थे। अमेरिकी वर्चस्व के दौरान तो मैं बात करूं शीत युद्ध के दौरान भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उससे अमेरिका खुश नहीं था। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और भारत चीन के युद्ध के दौरान अमेरिका की कोई मदद नहीं की, अमेरिका ने कोई मदद नहीं की भारत की। स्वयं अमेरिका ने अपने जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए। भारत के सोवियत संघ के प्रति जो है शीत युद्ध के दौरान अच्छे संबंध जो थे, इसके कारण जो है अमेरिका नाखुश था। इसके बाद जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वाभाविक यही था कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों एक दूसरे के जो मित्रता के संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि सोवियत संघ के कारण ही भारत भी जो है अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहता था और अमेरिका भी स्वयं भारत की तरफ नहीं आना चाहता था। इसीलिए अब सोवियत संघ खत्म हो गया है तो ये स्वाभाविक हो गया है कि दोनों ही देश एक दूसरे के नजदीक आए, नजदीकियां बढ़ाएं और अपने आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूत करने की दिशा में फैसले लें। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक इसकी दूसरे पॉइंट की, तो है अमेरिका और भारत में व्यापारिक संबंध। अमेरिका और भारत में जो व्यापारिक संबंध है वो कैसे हैं कि अमेरिका व्यापार में भारत का सबसे बड़ा भागीदार रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान दोनों देशों के बीच में $100 बिलियन का व्यापार हुआ था। भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 65% से भी ज्यादा है।
मतलब भारत के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं या भारत से जाते हैं तो लगभग उसके अंदर 65% की हिस्सेदारी है दोनों के बीच में। भारत का सबसे बड़ा जो रत्न खरीदने वाला देश है, रत्न मतलब आभूषण, सोना चांदी के जो जेवरात होते हैं या फिर आभूषण होते हैं, हम उनको बेचते हैं और प्रति वर्ष हमारा जो उसके साथ में व्यापार होता है इन चीज़ों को लेकर के वो 44.3 अरब डॉलर का है। 44.3 अरब डॉलर। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे समझा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वर्चस्व के दौरान वो कैसे हैं। इसके बाद हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसके माध्यम से भी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे का बाजारों का प्रयोग कर रहे हैं। भविष्य में अमेरिका और भारत एक दूसरे को स्वयं अमेरिका भी और भारत भी एक दूसरे को बड़े बाजार के रूप में देखता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो अरबों में है और उसका जो व्यापार है इस हिसाब से जो है अरबों में होता है। और इसी के कारण जो है अमेरिका ने भारत के अंदर अरबों डॉलर की जो है पूंजी लगाई हुई है ताकि हम एक दूसरे के बाजार का प्रयोग करके अपना आर्थिक विकास कर सके। बात करें इसी के दौरान वर्चस्व के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक हिस्सेदारी, तो सामरिक सहयोग जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु में जो हो रहे परिवर्तन है उनके बीच में दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी साझेदारी है। दोनों एक दूसरे की पूरी मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और अमेरिका की जो वायु कंपनियां हैं उसमें देखिए भारत की जो अमेरिका की वायु कंपनियां हैं उसमें भारत के काम जो करते हैं वो कितने लोग करते हैं, लगभग 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी की हब कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा केंद्र कहा जाता है सिलिकॉन वैली को, वहां पर काम करते हैं 3 लाख कर्मचारी। और बोइंग एक फाइटर प्लेन है बोइंग अमेरिका का, उसके अंदर 30% से ज़्यादा तकनीकी जो कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के हैं, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भारतीय हैं। तो यानी इन चीज़ों के आधार पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम ये देख रहे हैं आसानी से कि अमेरिका वर्चस्व के दौरान अमेरिका और भारत के जो संबंध थे वो ठीक थे, उसमें कोई भी ऐसा कटुतापूर्ण जो है चीज़ नहीं बची, क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया और दोनों के लिए उचित यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और मदद को हम एक जो है स्पष्ट रूप से इन तथ्यों के आधार पर देख रहे हैं। और भी देखते हैं क्या है, आतंकवाद पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं हम। अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक दूसरे का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक बड़े खुफिया अधिकारी जॉन नेग्रोपोर्ट के अनुसार लश्कर तैयबा की आतंकी गतिविधियों को समाप्त करना अमेरिकी विदेश नीति का एक सर्वोच्च प्राथमिकता बना दी गई है और इसके लिए भारत हमेशा से अमेरिका का सहयोग चाहता रहा था। अमेरिका को बोलता था आप आतंकवाद के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि भारत तो शुरू से आतंकवाद से प्रभावित है। लेकिन अमेरिका में सन 2001 में जब 9/11 की घटना हुई, उस घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को आतंकवाद समझा, एक समस्या समझा विश्व की। उससे पहले कोई सीरियस नहीं था भारत की आतंकवाद की समस्या को लेकर के। चलिए फिर भी देखते हैं आगे। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल नाभिकीय ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ। 2008 में सिविल नाभिकीय ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ, अर्थात अमेरिका शांतिपूर्ण परियोजनाओं के लिए भारत को परमाणु ऊर्जा देने के लिए तैयार हो गया, यानी हमको यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया। कौन? अमेरिका। क्यों? क्योंकि हम अपने नागरिकों के लिए जो है अच्छा कुछ कर सकें, इसके लिए अमेरिका ने भारत को 2008 में जो है यूरेनियम देना स्वीकार कर लिया। उससे पहले हमेशा से विरोध करता रहा। आधारभूत ढांचे का विकास, 2014 में अमेरिका और भारतीय विदेश मंत्री व वाणिज्य मंत्री दोनों ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों ने आधारभूत ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी व विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई, यानी दोनों ही देश के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी अब एक दूसरे के देश को विकास करने में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसका उदाहरण जो है अमेरिकी विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्रियों के दौरे को देखा जा सकता है, जो इन दौरों के माध्यम से विकास और प्रौद्योगिकी को लेकर के एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं, सहमत हैं। अगला टॉपिक जो है भारत की उलझने अमेरिका भारत संबंधों के बीच। अब देखिए आपको ये तो रहा आपका हमारा अच्छा ही हमने देखी। अब भारत के संबंध कैसे हैं, उलझने, तो हम बात करते हैं अमेरिका से दूरी का समर्थक। मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं भारत से कि आप जो है अमेरिका से दूर रहें। वो भारत के कुछ विचार चाहते हैं कि भारत अमेरिका से पर्याप्त दूरी बना करके रखे, भारत के पक्ष में रहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं भारत के उनको बुरा लगेगा।
और ऐसा कहने में कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग ही भारत के अंदर सबसे आगे हैं, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, ये क्षेत्र ज़्यादा हैं। अब अमेरिका के समर्थन, जो अमेरिका के साथ रहने का समर्थन करते हैं, देखिए उलझने बता रहा है कुछ कि भारत जो है खुद उलझन में है कि उसके साथ रहे या ना रहे। कुछ तो कहते हैं जो ना रहे वो अपना तर्क ये देते हैं, और कुछ जो कहते हैं रहे वो अपना तर्क अलग देते हैं। ठीक है, वो ये तर्क देते हैं कि ये दोनों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से ये था आज का चैप्टर, आज की वीडियो का अंतिम भाग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है यानी समझने में मुश्किल आ रही है, वो भी मुझे ज़रूर लिखें कमेंट में। मैं आपकी हर समस्या का, मैं हर एक कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।